ये ईचागढ़ के लोग ठगे जा रहे हैं। अगर ईचागढ़ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो मैं कहता हूं कि बड़े बड़े पैसे वाले और दारू मुर्गा पेट्रोल बांट के जो नौजवानों को भटकाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं, क्योंकि जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे तो तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट है, तुम्हारे जो मौलिक अधिकार है, उसको तुम नहीं जानोगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी इस राज्य में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कुम्हार का बेटा को भी नेता बनना चाहिए, नाई के बेटा को नेता बनना चाहिए, परमाणिक के बेटा को नेता बनना चाहिए, गोराई के बेटा को नेता बनना चाहिए। में जो शासक होता है वही जेल के अंदर जाए तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति की योग्यता वो नहीं रखते हैं। चुनावी माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हद तक हो पाए हैं? इतना ज़्यादा नेता मंत्री हैं, इतना ज़्यादा विधायक हैं, सबको जो लड़ रहे हैं, अब अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, हमारा काम है सामाजिक क्रांति फैलाना। एक पढ़ा लिखा और एक झारखंड उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने के नाते हम आज ईचागढ़ विधानसभा में झारखंड नवनिर्माण महासभा 10 दलों का जो गठबंधन है, सुरजोत सिंह बेसरा, कृष्णा मार्डी समेत तमाम 10 नेताओं के संगठित ये एक जनमत का जो अपना एक मोर्चा है, उसके नेतृत्व में और भागीदारी पार्टी के टिकट पर हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि इतने नेता मंत्री के बीच में हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जब यह प्रदेश बिहार हुआ करता था, तब 81 विधानसभा से जो लोग चुनाव जीत के जाते थे, उस समय विभाग और मंत्रिमंडल इस छोटा नागपुर संथाल परगना के लोग को नहीं मिलता था। तब एक आवाज़ हमेशा आती थी कि झारखंडी जो आज के डेट में हैं, इन तमाम विधायकों को बिहार विधानसभा में मौका नहीं मिलता है विभाग का, तो विकास नहीं होता है। आखिरकार आंदोलन शुरू हुआ, जयपाल मुंडा से लेके समूचे लोगों ने झारखंड को अलग कराने के लिए जो आंदोलन किया, सारे लोग, हम लोग भी लगे और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। लेकिन एक जुआ झारखंड कह लीजिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 24 साल में जवान हो जाता है। इस 24 साल में जो झारखंडी हमारे जनमानस के विकास के लिए यहाँ के महापुरुषों ने जो सपना देखा था, हमको लगता है उसमें पानी फिर गया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि 24 साल में 13 मुख्यमंत्री देखा हो। झारखंड एक खनिज संपदा पूर्ण प्रदेश है। यहाँ के खनिज संपदा से भारत सरकार का 40% अर्थव्यवस्था चलती है। और ऐसे प्रदेश का जब एक साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण हुआ था, आज देख लीजिए उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का जो क्रमशः विकास हुआ, हमको लगता है उसके अनुरूप झारखंड में विकास नहीं हुआ। यहाँ का जो मूल समस्या था, जल जमीन जंगल के सवाल पर विधेयक लाना, झारखंड के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजी रोजगार का अवसर पैदा करते हुए नियोजन कराना या नियोजन के संबंध में जो कानून बनाना, हमको लगता है पक्ष और विपक्ष जो इस प्रदेश में, चाहे एनडीए या यूपीए, दोनों दलों का जो यहाँ पे सत्ता शासन में नेता मंत्री हुए, हमको लगता है कहीं न कहीं झारखंड प्रदेश के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए वो विधेयक लाने में, कानून बनाने में अक्षम रहे। तो हम सभी लोग आज झारखंड प्रदेश के अंदर मोटा मोटी हम लोग दर्जनों अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि अधिवक्ता लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो आपको हम याद दिलाते हैं, जब देश का आज़ादी का शुरुआत हुआ था तो उस समय भी इतिहास अधिवक्ताओं का रहा है। क्योंकि आज आप देखे होंगे इस 13 साल के इस कार्यकाल, 24 साल के कार्यकाल में जो 13 मुख्यमंत्री हुए, इस 13 मुख्यमंत्री जिनके हाथों में सत्ता शासन चलाने का बागडोर था, जिनके द्वारा नीति निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त था, ऐसे लोगों के हाथों में वही लोग हथकड़ी लगा के जेल भेज दिया जिनके ऊपर इनका नियंत्रण था। ये बड़ा शर्म का बात है। हमारे यहाँ 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, इनू सेक्का जेल चले गए, हरिनारायण राय जेल चले गए, ममता देवी को सजा हो गया। अरे भैया, तो जिस राज्य में जो शासक होता है वही जेल के अंदर जाए, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति की योग्यता वो नहीं रखते हैं। इसलिए हम सभी अधिवक्ता लोग इस बार हम लोग पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में से दर्जनों सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ सुरजोत सिंह बेसरा जैसे विद्वान लोग भी हैं।
आपको ये बता दें, जब 1992 में जब विधानसभा में लालू प्रसाद यादव ये बोला था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, तो उस समय सुरजोत सिंह बेसरा इज अ सिंगल पर्सन, या ये कह सकते हैं इज अ सिंगल एमएलए जो अपना इस्तीफा विधानसभा को दे दिया। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि जो नीति निर्धारण इस राज्य के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब आप एक बात और कहे कि इतने बड़े नेता और मंत्री, मैं मानता हूं कि नेता और मंत्री इस राज्य के लोग हुए, कुर्सी पर यहाँ के लोग बैठे, लेकिन आज भी मैं कहता हूं जो इनका गाइडर है, जो इनको चलाने वाले लोग हैं, वो गैर झारखंडी है, जिसको यहाँ के माई माटी से कोई मतलब नहीं है। तो जब आपके साथ चलने वाले लोग ही इस प्रदेश का, इस माई माटी का विरोधी होगा, तो निश्चित रूप से आप यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए कोई विधेयक बढ़िया ढंग का नहीं ला सकते हैं। मेरा मानना है कि ईचागढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है सर जी, पूरे भारत का औद्योगिक जो सूची है उसमें आप देख लीजिए तो सरायकेला एक ऐसा जिला है जिसमें कम से कम हजारों फैक्ट्रियां, निबंधित फैक्ट्रियां, छोटा बड़ा उद्योग स्थापित है। लेकिन आज भी हमने देखा है कि हमारे बहू बेटी वो टिफिन लेके वो फैक्ट्री में काम करने जाती है, और जब वो काम करके निकलती है तो उसके बाहर में 2 दुकान रहता है। जानता है 2 दुकान क्या रहता है? तो ये मैं आपको बता दूं कि कुछ तो सब्जी का दुकान, कुछ पुराने जो फटा हुआ कपड़ा है उसका दुकान, और एक दुकान और रहता है जो सबसे बड़ा दुकान आज के डेट में हम मानते हैं, वो रहता है छाटन, यानी मुर्गा को काटने के बाद जो उसका अवशेष बचता है, माने पोटा, लादी, पैर, पंख और चमड़ा, ऐसे छाटन का दोना में रखा जाता है, और हमारे बहू बेटियां उसी छाटन को लेके और अपने घर में लाते हैं। तो क्या झारखंड इसी के लिए बना था कि हमारे बहू बेटी छाटन खाए और यहाँ का मूल जो है वो मांस कहीं और जो लोग खाए? मेरा मानना है कि आज जितने लोग बाजार में घूम रहे हैं वो हस्ती वाले पैसा में हो सकते हैं, लेकिन नीति का हस्ती रखने वाले लोग नहीं हैं। यदि नीति का हस्ती रखने वाले लोग होते तो इस 24 साल के अंदर जो झारखंड का जमीन का मालिक था उसको मालिकाना हक मिलता, आज वो नौकर बन के बैठा है। तो जब तक इस राज्य विधानमंडल के अंदर जो कानून बनाने का मंदिर है उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे जैसा हाईकोर्ट के वकील जो नहीं चुनाव जीत के जाएगा, तो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए कानून नहीं बना पाएगा। आप देखे होंगे बाजार में जो लोग गोबर उठाती है, ऐसे महिलाएं मुखिया हैं, उनको साइन करने का अक्ल नहीं है। अब बताइए जो निरक्षर प्रतिनिधि होगा वो पंचायत का, अपने गांव का विकास क्या करेगा? तो इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक आंदोलन और एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का क्रांति चला है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ईचागढ़ की जनता ने मुझे ये कहा कि सर एज एक अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों का एक बड़ा समस्या है ईचागढ़ में 116 गाँव जो आज चांडिल डैम से विस्थापित हुआ। जब बिहार था तब तो आवाज़ नहीं उठा, लेकिन कम से कम झारखंड होने के बाद भी आवाज़ उठना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 24 साल में इस 24 साल के अंदर जो बिहार के बाद झारखंड का विधानमंडल बना, इस विधानमंडल में जो लोग भी चुनाव जीत के गए, यहाँ के लोगों का जो विस्थापन का सवाल था, जो समय इस पर आवाज़ नहीं उठा। पर बात रखिएगा। अच्छा, तमाम ईचागढ़ के वासियों को क्या संदेश रहेगा? ईचागढ़ वोट को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि मैं ये कहता हूँ, हमारी पार्टी का नाम है भागीदारी पार्टी, और हमने देखा है पिछले 24 साल के चुनाव में और उसके पहले भी बिहार विधानसभा के समय जो इस प्रदेश में और इस विधानसभा में चुनाव हुए, उसमें जाति और पंथ के आधार पर लोग वोट करने का काम किया। भागीदारी का मतलब है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी इस राज्य में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कुम्हार का बेटा को भी नेता बनना चाहिए,
नाई के बेटा को नेता बनना चाहिए, परमाणिक के बेटा को नेता बनना चाहिए, गोराई के बेटा को नेता बनना चाहिए, यहाँ के गोप को बेटा को नेता बनना चाहिए, यहाँ के वैष्णव का बेटा, क्योंकि जब तक सभी समाज में राजनीति का किरण नहीं जाएगा, उसके लोग चुनाव जीत के प्रतिनिधि होकर नहीं जाएंगे, तो विधानसभा में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का क्रांति नहीं आएगा। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद है कि ईचागढ़ का जो ज़मीनी समस्या है और यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो विस्थापन की समस्या है, इसकी समाधान करते हुए, और आपको एक छोटा बात और बताता हूँ कि इस देश में और इस राज्य में हमने देखा, आई हैव सीन ऑफ दिस स्टेट इन द एरिया ऑफ द एजुकेशन। क्या है जानते हैं कि जिस स्कूल में आज आप देखे होंगे अमीर का बेटा पढ़ रहा है, जो बड़ा पैसा लगा के IAS IPS ITS ऐसे जो बड़ा पढ़ाई पढ़ रहा है, गरीब परिवार में अगर कोई मेधावी छात्र जन्म लिया, उसको पढ़ने का क्षमता है, उसके पास पढ़ने का ज्ञान है, लेकिन गरीबी के हालात में वो नहीं पढ़ पाता। तो हम लोगों का अगर बहुमत और जनादेश प्राप्त होता है और राज्य सरकार में तंत्र में यदि हम आते हैं, तो मेरा पहला आवाज़ होगा कि सबसे पहले संविधान में जो अंबेडकर जी ने कहा था कि तुम शिक्षित बन जाओ, क्योंकि जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे तो तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट है, तुम्हारे जो मौलिक अधिकार है, उसको तुम नहीं जानोगे। तो समतामूलक शिक्षा के लिए जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, वो भी सरकारी खर्च पर, सरकारी अनुदान पर, ताकि इस देश के अंदर ना कोई अमीर ना कोई गरीब, अगर कोई मेधावी है उसको समान शिक्षा प्राप्त होगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक अंतिम साल रहेगा, ईचागढ़ विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप अपने को कहाँ पाते हो, चुनौती किसको मान रहे हैं? देखिए, हम किसी को चुनौती नहीं मानते। हमने तो आपको कहा, तो आप अपने स्टार प्रचारक को बुला रहे हैं, देखिए, आप किसको बुला रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, स्टार प्रचारक कोई बुला ले, उनके दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मंच के माध्यम से जनता के सामने अपना विचार बांट रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ और हम विचार और जो है सो जानकार का हम कमी नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं व्यवस्था परिवर्तन का आंधी लाने में। इसलिए हम दूसरे का मुखौटा, दूसरे का चेहरा दिखा के जनता को वोट मांगना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता विधि का ज्ञान रखे, यहाँ की जनता जो ब्लॉक में SDO ऑफिस में जो दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी, जो ऑनलाइन के नाम पर घूसखोरी, जो यहाँ पे वोट के नाम पे दारू मुर्गा, ऐसे व्यवस्था पर जो यहाँ गड़बड़ी है, इसको दूर करना हमारी प्राथमिकता। तोड़ पाइएगा क्या? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। बात कर रहे हैं, उस प्रथा को तोड़ पाइएगा? बिल्कुल, आपको बता देते हैं, दारू मुर्गा तो पैसे वाले लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, चले जाइए चाइना, चले जाइए रसिया, चले जाइए और भी देशों में जो क्रांति पैदा हुआ वो हमेशा गरीबी में पैदा हुआ, अमीरी में क्रांति कभी नहीं आया। तो मेरा काम है गरीब लोगों के बीच में क्रांति पैदा करना। और आपको मैं बता दूं कि आने वाला दिन में जैसे केरल में लोग वोट नहीं बेचता है दारू मुर्गा पर, कर्नाटक में लोग वोट नहीं बेचता दारू मुर्गा पर, मोदी जी बंगाल में स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ के लोग जानकार हैं, वहाँ के लोग शिक्षित हैं। एक वोट से जो सत्ता शासन का निर्माण होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है। मेरा काम है धन बल से ऊपर उठ के सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर चोट पहुँचाना, लोगों को जगाना और लोगों के अंदर चेतना लाना कि तुम जिस झारखंड को अलग किया था, तुम्हारा मौलिक अधिकार बेचा जा रहा है। और मेरा ये सबसे बड़ा संदेश होगा, न जाति पर, न पाति पर, न धन पर, न पैसा पर, न तुम दारू पर, न मुर्गा पर। अगर तुम स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम एक वोट का मौलिक अधिकार पर चोट करो। यहाँ कुम्हार का बेटा भी MLA होगा, नौआ का बेटा होगा, गोराई का होगा, तांती का होगा, वैष्णव का होगा, क्योंकि इस राज्य के अंदर अगर समतामूलक सरकार देखना चाहते हैं तो एक वोट का अधिकार सब जात को है, तो सबका बेटा क्यों नहीं नेतागिरी करेगा? मेरा ये कहना है। यारी जी, आपका क्रम संख्या और आपका चुनाव चिन्ह के बाद? मेरा चुनाव चिन्ह भैया हंडी छाप है, माने उसको पोट बोलते हैं इंग्लिश में, और मेरा क्रम संख्या 10 है। मैं इस चुनाव चिन्ह को आम लोगों के सामने रखता चला जा रहा हूं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ के लोगों को ये कहता हूं कि तू शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ये ईचागढ़ के लोग ठगे जा रहे हैं। अगर ईचागढ़ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो मैं कहता हूं कि बड़े बड़े पैसे वाले और दारू मुर्गा पेट्रोल बांट के जो नौजवानों को भटकाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।